फिर से लौटे हैं। आपका जो टॉपिक अपन 11th का कर रहे थे, जो हमने बताया है उसको फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम बात कर रहे थे 11th क्लास के टॉपिक की, और 11th क्लास का जो चैप्टर अपना था वो था पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी, जिसमें अपन ने बात कर ली थी लेवोसियर की, डॉबेराइनर की एंड न्यूलैंड के बारे में। इन तीनों के बारे में अपन ने डिस्कस कर लिया है अपने प्रीवियस चैप्टर के अंदर। अब अपने को बात करनी है नेक्स्ट साइंटिस्ट जो आते हैं अपने लूथर मेयर। तो लूथर मेयर ने क्या बताया है, क्या उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, किसके ऊपर किया, वो सारा अपन अब देखते हैं। तो देखिए भाई, अपने जो नेक्स्ट साइंटिस्ट है वो है लूथर एंड मेयर। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। क्या किया? एक्सपेरिमेंट किया। किस पर एक्सपेरिमेंट किया? एटम्स पर एक्सपेरिमेंट किया और उनके बीच में कर्व ड्रॉ किया। किनके बीच में कर्व ड्रॉ किया? ही मेड अ कर्व between the atomic size and atomic volume। इन्होंने क्या किया? एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक साइज के रिगार्डिंग इन्होंने हर एक पर्टिकुलर एटम के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। मतलब जो भी इन्होंने वैल्यूज को डिफाइन किया था, हर एक वैल्यू किसके बेस पे डिफाइन थी? एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज थी। फिर भी आज हम इनको स्टडी नहीं करते हैं। उसका भी कोई ना कोई तो कारण होगा ही भाई। भाई जो भी होता है, कहते हैं ना, जो करता है भगवान अच्छे के लिए करता है, लेकिन इनके लिए तो कुछ अच्छा हुआ ही नहीं। इन्होंने अपने 10-15 साल लगाए, 10-15 या 20-25 जितने भी साल इन्होंने एक्सपेरिमेंट में अप्लाई किए, लेकिन इनको कोई उसका कोई बेनिफिट नहीं मिला। बेनिफिट इतना मिला कि उनको उन एलिमेंट्स का नॉलेज हो गया, लेकिन इन फील्ड ऑफ एलिमेंट इनका नाम हम कहीं पे पढ़ते ही नहीं है। तो इन्होंने क्या किया था? इन्होंने कर्व ड्रॉ किया, जैसा कि मैंने बताया है। कर्व इन्होंने किसके बीच में बनाया? एटॉमिक साइज और एटॉमिक वॉल्यूम के बीच में। तो इन्होंने वाई एक्सिस के ऊपर, अलोंग दी वाई एक्सिस, किस पर? अलोंग दी वाई एक्सिस क्या है आपका? एटॉमिक वॉल्यूम। एटॉमिक वॉल्यूम किसको प्लेस किया? एटॉमिक वॉल्यूम को। और एक्स एक्सिस के ऊपर इन्होंने क्या प्लेस किया? एटॉमिक मास को प्लेस किया। तो इसके बेसिस पे उन्होंने एक कर्व डिनोट किया। कुछ इस तरह से कर्व था। कुछ इस तरह से कर्व इन्होंने फॉर्म किया। अब इस कर्व में इन्होंने क्या क्या बताया? इन्होंने सिर्फ 4 पॉइंट्स को डिस्क्राइब किया था, या फिर हम ये कह सकते हैं कि इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट में हम आज के टाइम पर या इस मॉडर्न टाइम के अंदर हम क्या करते हैं? सिर्फ 4 पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। 4 पॉइंट्स कौन से हैं? टिप पॉइंट, ये कौन सा पॉइंट है? टिप टिप पॉइंट
नंबर 1। सेकंड, डिसेंडिंग पॉइंट कौन सा पॉइंट है? ये तो आपका फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट कौन सा है? डिक्रीजिंग या फिर डिसेंडिंग पॉइंट। थर्ड पॉइंट कौन सा है? इंक्रीजिंग पॉइंट या फिर असेंडिंग पॉइंट। कौन सा है? इंक्रीजिंग या फिर असेंडिंग पॉइंट। और फोर्थ पॉइंट कौन सा रहता है इसका? बॉटम पॉइंट। बॉटम पॉइंट कौन सा हो गया? ये पूरा पोर्शन, ये पूरा पोर्शन किसमें आता है? बॉटम के अंदर कंसिडर करेंगे अपन। इस पूरे पोर्शन को किसमें? बॉटम में कंसिडर करेंगे। तो ये 4 पॉइंट इन्होंने डिस्क्राइब किए अपने कर्व में। इन्होंने तो एक्चुअली बहुत सारे पॉइंट्स को डिस्क्राइब किया था, लेकिन हम इसको इस मॉडर्न टाइम के अंदर सिर्फ इन 4 पॉइंट्स में ही स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट पे उन्होंने क्या कहा, या टिक पॉइंट पर उन्होंने क्या कहा कि वहां पर कौन से एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे जिसका एटॉमिक साइज सबसे ज्यादा होगा। भाई वॉल्यूम जिसका ज्यादा होगा तो जनरली हम यही देखते हैं कि किसी भी कंटेनर की अगर अपन बात करते हैं तो जिस कंटेनर का वॉल्यूम ज्यादा है तो उसका साइज भी ज्यादा ही होगा, बड़ा साइज होगा ना। तो सेम प्रॉपर्टी इन्होंने एक्सपेरिमेंटल के थ्रू किया कि जिसका एटॉमिक साइज बड़ा होगा उसको टॉप पे रखा है, जिसका एटॉमिक साइज छोटा है उसको बॉटम में रखा है। तो टॉप साइड टिप पॉइंट पे कौन से रहेंगे आपके? टिप पॉइंट पे आते हैं एल्कलाइन या एल्कली बोलते हैं इनको, एल्कली मेटल्स। एल्कली मेटल्स कौन से होते हैं यहाँ पर? फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट जो आपके हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। ये सारे पॉइंट किस पे आते हैं? यहाँ इन टिक पॉइंट पर एग्जिस्ट करते हैं। फिर ये कहते हैं डिक्रीजिंग पॉइंट जो इसका है उस पर कौन से आ जाएंगे? डिक्रीजिंग पॉइंट पर अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो पीरियोडिक टेबल है, जो आपकी आवर्त सारणी है, उसमें फर्स्ट ग्रुप के बाद में कौन सा आता है? सेकंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप के बाद में कौन सा आता है? सेकंड ग्रुप ही आता है भाई। अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलते हैं, अगर पीरियोडिक टेबल को लेफ्ट से राइट पर स्टडी करेंगे तो उसमें कौन सा आएगा? फर्स्ट ग्रुप के बाद में सेकंड ग्रुप आएगा। तो कर्व में भी तो क्या आ रहा है? ये टिप पॉइंट है, टिप पॉइंट के बाद ही तो आ रहा है आपका डिक्रीजिंग कर्व। जो भाई ये टिप पॉइंट है, इस टिप पॉइंट के बाद में आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर आएगा। तो इसमें भी सेम प्रोसेस रहेगा। डिक्रीजिंग ऑर्डर में कौन सा एलिमेंट आएंगे? सेकंड ग्रुप के एलिमेंट आ जाएंगे। तो यहां पर हमने क्या लिख दिया? एल्कलाइन अर्थ मेटल। एल्कलाइन अर्थ मेटल। ये एल्कलाइन अर्थ मेटल्स कौन से हैं? एल्कलाइन अर्थ मेटल्स कौन से हैं? थोड़ा नीचे लिख देता हूं इनको। इसमें आपका आ जाता है सेकंड एक ग्रुप के एलिमेंट जो कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। ये आपके कौन से हो गए? आपके सेकंड ग्रुप के एलिमेंट हो गए जो कि एल्कलाइन अर्थ मेटल है। और ये किस सीक्वेंस में आएंगे? डिक्रीजिंग सीक्वेंस के अंदर आएंगे। फिर बात आती है इंक्रीजिंग सीक्वेंस में या असेंडिंग ऑर्डर के अंदर। इंक्रीजिंग ऑर्डर, इस इंक्रीजिंग ऑर्डर में या इंक्रीजिंग पॉइंट पर कौन से आते हैं? देखो भाई, अब इसमें थोड़ा सा आपको अपने दिमाग का यूज लेना है। हम लेफ्ट से राइट गए तो फर्स्ट ग्रुप के बाद में आपका सेकंड ग्रुप आ गया, अच्छी बात है, आ गया भाई। अब आपको फर्स्ट ग्रुप से पीछे जाना है, फर्स्ट ग्रुप से पीछे जाना है। अब आधे से ज्यादा तो ये कहेंगे सर फर्स्ट ग्रुप से पहले तो कोई ग्रुप होता ही नहीं है। लेकिन आप क्या करो, जैसे अर्थ है, अर्थ को आप क्या कर, अब अर्थ क्या है? स्फेरिकल शेप में है ना। तो आप सिर्फ अपने पेज जो जहां पर भी आपके पास में पीरियोडिक टेबल है, आवर्त सारणी है, उसको आप एक बार रोल करके देखो। इस तरह से सिलेंड्रिकल शेप के अंदर रोल करके देखो। तो रोल करोगे तो आपको क्या मिलेगा कि फर्स्ट ग्रुप के पीछे की तरफ कौन सा आ रहा है? आपका 17th ग्रुप आ रहा है।
मैं 17th क्यों बोल रहा हूँ, वैसे तो 0 ग्रुप आता है, 17th क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब तक मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल डिस्कवर किया था तब तक इनर्ट गैस डिस्कवर नहीं हो रखा था, अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी। तो जब 0 ग्रुप नहीं है तो कौन से एलिमेंट आएंगे, फर्स्ट से 17th ग्रुप। तो भाई ये फर्स्ट ग्रुप यहाँ पर टिक पॉइंट पर है, तो इसके पीछे की तरफ कौन से आएंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में कौन सा जाएंगे, यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में हेलोजन एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो यहाँ पर कौन से एलिमेंट हो गए इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर, आपके हेलोजन एलिमेंट्स होते हैं। कौन से होते हैं, हेलोजन एलिमेंट्स, जो कि आपके कौन से ग्रुप के हैं, 17th ग्रुप के हैं, या 17A ग्रुप के, सॉरी 7A के या फिर 17th ग्रुप के एलिमेंट हैं। कौन से, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये किस ग्रुप के एलिमेंट हो गए आपके, कहाँ एग्जिस्ट करते हैं इस कर्व में, इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। अब बात आती है बॉटम पॉइंट की, कि बॉटम में कौन से एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे। तो बॉटम में वो एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं जो बाकी बच गए। जितने भी रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं, जितने भी, दे ऑल आर एग्जिस्ट हियर एट द बॉटम पॉइंट। लेकिन लूथर मेयर ने यहां पर सिर्फ 2 पॉइंट को एक्सप्लेन किया था, जिसमें आपका कौन सा जाता है, आपके मेटलॉइड्स और ट्रांजिशन एलिमेंट्स को। इन 2 पॉइंट को ही उसने बोला था कि यहाँ पर ये 2 ही पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू मॉडर्न एक्सप्लेनेशन तो हम क्या करते रहते हैं, उसमें वही बात है कि हमने क्या किया, हमने अपने भाई को कोई बात बोली, उसने अपने फ्रेंड को उसी बात में थोड़ा लून मिर्च डाल करके उसको चिपका दिया, उसने किसी तीसरे को बताई, उसने किसी चौथे को बताई, तो वो बात क्या हो गई, उसमें थोड़ा 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 चेंज होते 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 पता नहीं क्या बन के सामने आएगी। तो वही चीज यहाँ पर है। अब बेचारे लूथर मेयर ने तो पता नहीं क्या कहा था, और आज के टाइम पे उसको चेंज कर दिया जाता है। तो लूथर मेयर ने तो यहाँ पर सिर्फ किसको एक्सप्लेन किया था, मेटलॉइड्स और ट्रांजिशन एलिमेंट्स को, उपधातु और संक्रमण तत्वों को ही एक्सप्लेन किया था। लेकिन बाद में धीरे धीरे ये सोचा गया कि भाई यहाँ पर टिप पॉइंट पे आपके एल्कलाइन आ गए, यहाँ आपके एल्कलाइन अर्थ मेटल आ गए, यहाँ हेलोजन आ गए, तो बाकी बचे हुए कहाँ गए, बोला बाकी बचे हुए को बॉटम में डाल दो। इस वजह से कंसेप्ट क्या हो गया, थोड़ा सा बदल गया। तो हम 4th पॉइंट में जनरली लिखते ही क्या है, यही लिखेंगे कि 4th पॉइंट जो है, बॉटम पॉइंट जो है, वहां पर कौन एग्जिस्ट करता है, पॉइंट नंबर जो 4 है, बॉटम पॉइंट, इस बॉटम पॉइंट पे कौन से आएंगे, मेटलॉइड एंड ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट्स, मैं मेटलॉइड और ट्रांजिशन, ये तो थोड़े से थे, बट इन सबका नाम नहीं लिख सकता हूं मैं। मेटलॉइड को तो फिर भी मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं, क्योंकि मेटलॉइड सिर्फ 8 होते हैं कंप्लीट पीरियोडिक टेबल में, अभी तक 8 ही मेटलॉइड्स हैं जो है अपने पास में, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, सेलेनियम, पोलोनियम और इंस्टेटाइन। ये आपके 8 क्या है, मेटलॉइड्स हैं, ठीक, जो आपके उपधातु हैं ये। अब बात आ जाती है ट्रांजिशन एलिमेंट की, तो भाई साहब ट्रांजिशन तो 40 एलिमेंट हैं, तो आप इसको ऐसे समझ लो कि डी ब्लॉक के जो एलिमेंट होंगे वो कहां पर एग्जिस्ट करेंगे, 4th पॉइंट पर एग्जिस्ट करेंगे। ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना आप। ये कौन से होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, कौन से हैं, यहाँ पर डी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं। अब बात आती है कि भाई लूथर मेयर ने हर एक पॉइंट विद एक्सपेरिमेंट
विथ एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज गिवन की है। उसने हर एक वैल्यू जो दी थी वो कैसी थी, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू थी। फिर उसके बाद में भी हम उसको क्या बोलते हैं, हम उनकी थ्योरी को, उनके कंसेप्ट को स्टडी नहीं करते हैं। देखो भाई, इनकी थ्योरी अच्छी थी, इन्होंने जो भी दिया वो बहुत अच्छा दिया था, ठीक, लेकिन इनका जो कंसेप्ट था उसको मेमोराइज रखना इम्पॉसिबल था। एक्चुअली इम्पॉसिबल है, मैं ये नहीं कहूँगा कि इम्पॉसिबल था, इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल क्यों है? क्योंकि देखो, सपोज मैं सिर्फ यहाँ पर एक एटम की बात कर रहा हूँ अभी, ठीक है, सॉरी, अभी हम यहाँ पर सिर्फ एक एटम की बात करें, और मैं जो एटम है वो आपका है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एटम के रिगार्डिंग मैं बात करूंगा यहाँ पर। अब देखो, ये है आपका हाइड्रोजन एटम। इसमें हमें कौन कौन से पॉइंट देखने हैं? सबसे फर्स्ट पॉइंट हम देखते हैं एटॉमिक नंबर। मैं अब अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कंसेप्ट पे बात कर रहा हूँ, इनके बेस पे बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इनके टाइम तक तो एटॉमिक नंबर वैसे डिस्कवर नहीं हुए थे, लेकिन धीरे धीरे तो एक्सपेरिमेंट जो हुए हैं उसके बेसिस पे नई नई कंसेप्ट डिस्कवर हो रहे हैं, तो वो पॉइंट भी तो अपने को लर्न करने पड़ेंगे उनके रिगार्डिंग। तो हाइड्रोजन एटम के रिगार्डिंग हम एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, एटॉमिक वॉल्यूम, डेंसिटी और इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, और भी ऐसे पॉइंट आप इसमें ले सकते हो, जैसे मैंने ले लिया एटमाइजेशन एनर्जी, एटमाइजेशन एनर्जी, एटम में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं, बहुत पॉइंट हैं ऐसे जिसको हम लिख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं, लेकिन मैंने तो यहाँ पर कुछ एक जो पॉइंट है उन्हीं को मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। तो ये अप्रोक्सीमेट 10 पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखे हैं, इससे भी ज़्यादा है, मैंने यहाँ पर अभी 10 पॉइंट लिखे हैं। देखो, हर एक वैल्यू को, पहले इसकी हर एक वैल्यू को, जैसे एटॉमिक नंबर 1 होता है, एटॉमिक मास 1 होता है, वॉल्यूम भी इसका कुछ ना कुछ होता है, डेंसिटी इसकी कुछ ना कुछ होती है, मेल्टिंग पॉइंट कुछ ना कुछ होगा, बॉइलिंग पॉइंट वैल्यू होगा, आई का वैल्यू होगा, ई का होगा, ई एन का होगा, एटॉमिक एटमाइजेशन एनर्जी का, इनका कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगा ही सबका। तो ये सिर्फ हम एक हाइड्रोजन के लिए देख रहे हैं, एक हाइड्रोजन के लिए सिंपल है। आप हाइड्रोजन की अगर 10 वैल्यू है, 15 वैल्यू है, 20 वैल्यू है, तो उनको आप लर्न कर लोगे, इजीली लर्न कर लोगे। लेकिन अगर आपके पास ऐसे ही 118 एलिमेंट है और उन हर एक एलिमेंट की अप्रोक्स हम 15 प्रॉपर्टी कंसिडर करते हैं, ये तो मैंने 10 लिखी है, चलो 10 प्रॉपर्टी कंसिडर कर लो। अगर मैं हर एक एलिमेंट की 10 प्रॉपर्टी कंसिडर करता हूं तो टोटल मेरे पास में 1180 वैल्यूज हो गई। 1180 वैल्यू, 1180 वैल्यूज हो गई, जो आपको मेमोराइज रखनी पड़ेगी, आपके मेमोरी में उसको फिट करना पड़ेगा। इतनी मेमोरी नहीं है भाई, हाँ है, इनफाइनाइट मेमोरी होती है अपने माइंड की, अगर हम इनडायरेक्टली अगर अपन बोलते हैं, क्योंकि जिस चीज को अपन याद रखना चाहें वो याद रह सकती है, लेकिन इतने वैल्यूज को याद रखना और फिर उन्हीं वैल्यूज को ग्राफ में मेंशन करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं था। तो इस वजह से ये सिर्फ एक सिंगल रीजन है। आप अगर कहीं पर भी लूथर मेयर का डीमेरिट्स देखोगे या लिमिटेशन देखोगे तो आपको कहीं कुछ भी नहीं मिलेगा। भाई, जिस बंदे ने इतनी मेहनत की है, जिसने विथ एक्सपेरिमेंट हर एक वैल्यू को डिस्क्राइब किया है, तो उसका
ऑर्डर या उसका जो डिटर्मिनेशन था वो गलत कैसे हो सकता है। तो अब ये कह दो चाहे इनका जो था वो बैड लक था, कुछ भी समझ लीजिए, लेकिन इनके जो कंसेप्ट था उसको हमने क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया, या फिर क्या बोलते हैं उसको, इग्नोर कर दिया, हम ये कह सकते हैं। इग्नोर करना पड़ गया क्योंकि इस चीज को मेमोराइज करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल सा लग रहा था, इसलिए बस, और कोई रीजन नहीं है। इनके कंसेप्ट को, इनकी वैल्यूज को, पर्टिकुलर एटम की हर एक वैल्यूज को याद रखना थोड़ा सा पॉसिबल ना होने के कारण इसको क्या कर दिया, साइड कर दिया। ठीक, इनके बाद आते हैं फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव। क्या कहते हैं वो, देखते हैं जरा। अब सबसे बड़ी बात इसमें यह भी है कि मेंडलीव ने अपनी लाइफ में जिस तरह से इन्होंने, लूथर मेयर ने जितने एक्सपेरिमेंट किए थे, मेंडलीव ने सीरियसली उतने एक्सपेरिमेंट कभी अपनी लाइफ में किए ही नहीं थे ऑन एलिमेंट्स में कभी उस तरह से एक्सपेरिमेंट नहीं किया, और कभी ऐसा उन्होंने नहीं सोचा था। बस उन्होंने सिर्फ एक अरेंजमेंट देखा और उनके दिमाग में आया कि अगर हम इस वे के अंदर एटम्स को भी अरेंज कर दें तो उससे अपने को क्या मिल सकता है, एक सिंपलेस्ट वे मिल सकती है एटम्स को अरेंज करने की। और उसी बेस पे उन्होंने क्या बना दी, पीरियोडिक टेबल को ड्राइव कर दिया। सिंपल सा मेथड था उनका। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। अब ये भाई साहब क्या कहते हैं, ये भाई साहब अपना एक रूल देते हैं। ये कहते हैं कि आपके पास अगर कोई एटम है तो उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, पीरियोडिक फंक्शन होगी उसके एटॉमिक मास की। क्या होगी, पीरियोडिक फंक्शन होगी उसके एटॉमिक मास की। कोई दिक्कत नहीं है, मान लेते हैं भाई पीरियोडिक फंक्शन होगी। फिर इन्होंने क्या किया, पीरियोडिक टेबल को क्लासिफाई किया। किस तरह से क्लासिफाई किया उन्होंने, क्लासिफिकेशन ऑफ एमपीटी, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। अब इन्होंने कहा कि हमने क्या किया है, 7 ग्रुप को डिस्क्राइब किया है। कितने ग्रुप्स को, 8 ग्रुप्स को डिस्क्राइब किया है। इस तरह से उन्होंने एक पीरियोडिक टेबल को ड्रॉ किया, एक टेबल ड्रॉ किया, और उस टेबल में उन्होंने क्या किया, इस तरह से 8 ग्रुप्स को डिफाइन कर दिया। अब आपको लग रहा होगा कि सर आपने तो 9 बनाए हैं, है ना, तो वही ये तो मैंने चलो इसको मैं रफ कर देता हूँ। इसमें देख रहा होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, और 8 ग्रुप बना करके उसने ईच ग्रुप को डिफाइन किया था इन 2 सब ग्रुप्स। ईच ग्रुप्स का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर 1 to 7 ग्रुप को एक्सप्लेन किया था इन सब ग्रुप्स में। सब ग्रुप्स में एक्सप्लेन कर दिया। यहाँ पर फर्स्ट को ए और बी में, ए एंड बी, ए एंड बी,
A and B, A and B, A and B, A and B। पहले ग्रुप क्लासिफाई किया, 8 ग्रुप्स क्लासिफाई कर दिए, डिफाइन कर दिए। उनमें से 7 ग्रुप्स को दो डिफरेंट डिफरेंट सब ग्रुप्स में क्या करने लगे, एक्सप्लेन करने लगे। अब इन्होंने क्या किया कि जिन एलिमेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज, अगर सारी प्रॉपर्टी सेम है तो उनको अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मास उनको सेम अरेंज्ड कर रहे थे, और कुछ एलिमेंट्स क्या हो रहे थे, डिफरेंट प्रॉपर्टी, सम काइंड ऑफ सेम प्रॉपर्टी एंड सम काइंड ऑफ डिफरेंट प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो उनको रखा सेम ग्रुप में है, लेकिन उनको उसका जो सब ग्रुप है उसमें डिफरेंट ग्रुप में क्लासिफाई किया था। अब ये आ जाते हैं इनके पीरियोडिक नंबर 1 2 3 4 5 6। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हाइड्रोजन एलिमेंट से, क्योंकि इन्होंने हाइड्रोजन एलिमेंट को एक्सप्लेन किया सबसे पहले। तो यहाँ पर उन्होंने प्लेस किया है हाइड्रोजन एटम को, हाइड्रोजन एटम प्लेस कर दिया। अब उस टाइम इनर्ट गैसेस तो डिस्कवर हो ही नहीं रखी थी। फिर उन्होंने देखा कि जो नेक्स्ट एलिमेंट था वो आपका लिथियम था। तो लिथियम की प्रॉपर्टी किसके साथ में मैच कर रही थी, हाइड्रोजन के साथ में। ठीक है, तो एटॉमिक मास का पीरियोडिक फंक्शन है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन रख दिया, देन यहाँ पर लिथियम रख दिया। तो क्या गया, हाइड्रोजन लिथियम, देन बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ठीक, इनर्ट गैस डिस्कवर्ड नहीं है, तो फ्लोरीन के बाद में जो नियोन आएगा वो भी उसको कोई प्लेस गिवन नहीं था। फ्लोरीन के बाद में आपके पास आ गया सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम। अब देखो, कैल्शियम के बाद में आता है स्कैंडियम, लेकिन स्कैंडियम उस टाइम तक डिस्कवर्ड नहीं था, स्कैंडियम टाइप का कोई भी एलिमेंट डिस्कवर्ड नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, उसकी जगह छोड़ दी, उसका एक प्लेस डिफाइन कर दिया। अब देखो, मैंने यहां पर इसको प्लेस नहीं किया है, मैंने यहां पर इसको प्लेस किया है। यहां प्लेस करने का मतलब क्या है कि इसके साथ में कुछ प्रॉपर्टीज जो है इस ग्रुप के साथ में ये एक्सप्लेन कर रहा है, मतलब इस जिस टाइप के ये ऑक्साइड परफॉर्म कर रहा है ये भी उसी टाइप के ऑक्साइड्स को परफॉर्म करेगा। इसलिए मेंडलीव ने क्या किया, इनको एक ही ग्रुप में रखा, लेकिन प्रॉपर्टी इनकी डिफरेंट डिफरेंट थी। ऑक्साइड सेम बना रहा है, लेकिन प्रॉपर्टी क्या थी इनकी, डिफरेंट थी। तो मेंडलीव ने क्या किया, 2 ग्रुप्स में इनको प्लेस कर दिया। फिर स्कैंडियम, देन टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, सॉरी ये प्लेस रख दिया। फिर टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, और देन आयरन, कोबाल्ट और निकल। अब देखो, मेंडलीव ने इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, इसका कोई भी एक्सप्लेनेशन मेंडलीव ने नहीं दिया कि इनको 3 एलिमेंट को उसने एक ही ग्रुप में क्यों प्लेस किया है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। लेकिन जैसे जैसे मॉडर्न केमिस्ट्री बनती गई, धीरे धीरे डेवलपमेंट होता गया, तब लोगों ने क्या कर दिया, अपने अपने एग्जांपल्स, अपने अपने कंसेप्ट अप्लाई करने लगे। तो इस पे एक कंसेप्ट आता है कि इनका एटॉमिक साइज क्या होता है, अप्रोक्सीमेट इक्वल होता है। तो एटॉमिक साइज अप्रोक्सीमेट इक्वल होने की वजह से इनको क्या किया था, मेंडलीव ने एक ही पीरियोडिक एक ही ग्रुप के अंदर प्लेस किया था, ये कंसेप्ट दिया जाता है। लेकिन मेंडलीव ने इससे रिलेटेड कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था। ठीक, चलो अब हम आगे एलिमेंट को प्लेस करते हैं। तो आगे अपने पास में क्या आता है, निकल के बाद में क्या आएगा, कॉपर, सॉरी आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर। अब एक ही ग्रुप के अंदर एक और ग्रुप डिफाइंड है। देखो, ये 4th पीरियड है, 4th पीरियड में मैं कुछ एलिमेंट्स को ऊपर लिख रहा हूं और कुछ को इसी पीरियड में नीचे की तरफ लिख रहा हूं, उसी ग्रुप में उसी पीरियड में नीचे, उसी आवर्त में नीचे की तरफ लिख रहा हूं। इस तरह से मेंडलीव ने इनको प्लेस्ड किया था। तो यहां पर क्या आ गया आपका कॉपर, फिर यहां आ गया जिंक। अब क्या आता है, गैलियम। लेकिन गैलियम भी तब तक डिस्कवर्ड नहीं था
लेकिन मेंडलीव ने इसकी जगह क्या कर दी थी, खाली छोड़ दी थी। और मेंडलीव ने, देखो ऐसे तो बहुत सारी जगह खाली छोड़ी हुई है, जैसे यहाँ छोड़ दिया है हमने, यहाँ पे भी छोड़ा है, यहाँ पे भी छोड़ा है। मेंडलीव ने ये भी प्लेसेस खाली छोड़े थे, लेकिन मेंडलीव ने इनके बारे में कोई स्पेसिफिकेशन नहीं दिया था कि इन फ्यूचर यहाँ पर कोई एलिमेंट आएगा। मेंडलीव ने स्पेसिफाई किया था इन एलिमेंट्स के रिगार्डिंग कि यहाँ पर हम खाली जगह इसलिए छोड़ रहे हैं कि इन फ्यूचर यहाँ पर कोई ऐसे एलिमेंट डिस्कवर्ड होंगे। उन्होंने प्रिडिक्शन किया था कि यहाँ पर ऐसे एलिमेंट आएंगे, उनकी प्रॉपर्टीज कुछ इस तरह की होगी जो जिनको हमें यहाँ पर प्लेस करना पड़ेगा। तो मेंडलीव ने ये सारा प्रिडिक्शन किया था, इस वजह से यहाँ पर क्या किया जाता है, ब्लैंक छोड़ा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या आपका गैलियम, और यहाँ पर क्या जाएगा आपका जर्मेनियम, जिसके लिए भी खाली जगह छोड़ दी। फिर क्या आ गया आपका फास्फोरस, आर्सेनिक, सेलेनियम, टेलुरियम, फिर सॉरी ब्रोमीन। अब ब्रोमीन के बाद में क्या जाता है, इनर्ट एलिमेंट जो कि डिस्कवर्ड नहीं है। फिर क्या आएगा आपका पोटेशियम के बाद में आ जाता है रुबिडियम। फिर क्या आएगा रुबिडियम के बाद में क्या आ जाता है स्ट्रोंशियम। अब क्या आएगा, अब आ जाएगा आपका इट्रियम। क्या जाएगा आपका इट्रियम। सही चल रहे हैं। जर्कोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम। फिर आता है आपका टेक्नीशियम, जो कि उस टाइम तक डिस्कवर नहीं था, उसकी जगह पे मेंडलीव ने खाली छोड़ दी। फिर टेक्नीशियम के बाद में आता है रुथेनियम, रोडियम और प्लेडियम। इनको भी मेंडलीव ने सेम ग्रुप के अंदर प्लेस किया था। प्लेडियम के बाद में आ जाता है आपका सिल्वर, फिर आ जाता है आपका कैडमियम। ठीक, कैडमियम के बाद में आपका आ गया थैलियम इधर। देन उसके बाद में आपका आ जाता है टिन, एंटीमनी और टेलुरियम और आयोडीन। ठीक, आयोडीन के बाद में अगेन इनर्ट गैस आ गई। तो इनर्ट गैस का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है मेंडलीव के पास में, क्योंकि उस टाइम डिस्कवर्ड नहीं थी। फिर इसके बाद में आ जाता है आयोडीन के बाद में आपका फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट आएगा सीजियम। इधर आ गया आपका बेरियम। ठीक, फिर आपका आ जाएगा लेंथेनियम। ठीक है, अब लेंथेनियम के बाद में जो एलिमेंट स्टार्ट हो जाते हैं वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, जो कि एफ ब्लॉक एलिमेंट है। तो एफ ब्लॉक का कोई भी एलिमेंट उस टाइम तक डिस्कवर नहीं हो रखा था। ठीक है, तो उस टाइम डिस्कवर नहीं था। तो नेक्स्ट उसने क्या किया था, हैफनियम क्या कर दिया, नेक्स्ट एलिमेंट क्या प्लेस किया, हैफनियम। फिर टेंटेलम, टंगस्टन, रेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम और प्लेटिनम। फिर इधर गोल्ड, मरकरी, इंडियम है भाई, सॉरी, मरकरी के बाद में थैलियम, फिर लेड, बिस्मिथ, इधर आपका आ जाएगा पोलोनियम और एंस्टेटाइन। इस तरह से ये बढ़ते हुए चले जाएंगे। तो ये इस तरह से उन्होंने पीरियोडिक टेबल को डिस्क्राइब किया था। ऐसे पीरियोडिक टेबल डिस्क्राइब हो गई। अब उन्होंने क्या कहा, देखो जो एलिमेंट जिसके नीचे प्लेस हुआ है, प्रिडिक्शन किस तरह से उन्होंने किया कि जिस जिस जहां उन्होंने खाली जगह छोड़ी थी उसके ऊपर कौन सा एलिमेंट है, उसके बेस पे उन्होंने प्रिडिक्शन कर दिया उसका नेम। तो देखो ये दो जगह खाली है और दो ही एलिमेंट है। अब इसके ऊपर तो कोई एलिमेंट नहीं है, तो इसको किसके बेस पे नाम डिफाइन किया, इसका नेम इन दोनों के बेस पे डिफाइंड है। तो इसको तो हम क्या कहते हैं, इसको तो हम बोलते हैं एका बोरोन। किसको, स्कैंडियम को क्या बोलते हैं, एका बोरोन।
क्योंकि ये किसके बेस पे किस बेस पे इसको डिफाइन किया गया है, बोरोन के बेस पे डिफाइन किया है, जिसको इसलिए क्या बोल दिया जाता है, एका बोरोन। ये एल्यूमिनियम बेस्ड है। कौन बेस्ड है आपका, गैलियम या आपका स्कैंडियम। तो गैलियम किस बेस पे, एल्यूमिनियम बेस पे, इसलिए गैलियम को क्या बोला जाता है, एका एल्यूमिनियम बोला जाता है। सिमिलरली जो जर्मेनियम आता है, जर्मेनियम किसके नीचे है, सिलिकॉन के नीचे है, तो इसलिए जर्मेनियम को क्या बोला जाता है, एका सिलिकॉन बोला जाता है। सिमिलरली यहाँ पर जो टेक्नीशियम आता है, टेक्नीशियम किसके नीचे आता है, मैग्नीज के नीचे आता है, इसलिए उसको क्या बोला जाता है, एका मैग्नीज बोला जाता है। सॉरी भाई, मिस्टेक्स हो गई, यहाँ पर मिस्टेक हो रही है बहुत ज्यादा आज, तो पता नहीं क्या है। तो यहाँ पर क्या है आपका, मैग्नीज है, सॉरी यहाँ क्या है, मैग्नीज, और मैग्नीज के नीचे क्या है आपका, टेक्नीशियम है, Tc। टेक्नीशियम एक ऐसा सिंगल एलिमेंट है, टेक्नीशियम जो है वो आपका एक ऐसा सिंगल एलिमेंट है जो कि ह्यूमन मेड रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। अब आप काफी लोगों के दिमाग में आएगा कि भाई ह्यूमन मेड तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये एक सिंगल एलिमेंट है जो ह्यूमन मेड रेडियो एक्टिव है बिफोर यूरेनियम। यूरेनियम से पहले, मतलब एटॉमिक नंबर 92 से पहले, ये एक सिंगल ऐसा एलिमेंट है जो रेडियो एक्टिव होता है और ह्यूमन मेड है, मानव निर्मित होता है। ठीक, तो ये बात आ जाती है अपने किसकी, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की। मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल को 8 ग्रुप्स में डिफाइन किया, जिसमें से 7 ग्रुप्स को सब ग्रुप्स में डिफाइन किया, ए एंड बी के अंदर 6 पीरियड्स उन्होंने डिफाइन किया। अब आपको हो सकता है कि कहीं पर आपको बुक वगैरह में या कहीं और जगह पर 7 पीरियड को डिफाइंड हो, तो देखो भाई मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग उसको डिफाइन कर दिया गया है। मेंडलीव ने तो एक्चुअल में 6 पीरियड को ही डिफाइन किया था, लेकिन धीरे धीरे उन कंसेप्ट्स को उसमें ऐड करते गए, क्योंकि वो क्या है, फादर है इसके पीरियोडिक टेबल के, इसलिए कंसेप्ट्स को क्या करते गए, उनके कंसेप्ट में ऐड करते गए, इसलिए ये थोड़ा सा मिसकंसेप्चुअल प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कभी कभी बच्चों में। तो ये ध्यान रखना है, 8 ग्रुप्स डिफाइन किए, जिसमें से 7 ग्रुप्स को सब ग्रुप्स में डिफाइन कर दिया, ए एंड बी में उन्होंने 6 पीरियड्स को डिफाइन किया, और एलिमेंट्स को किस वे में अरेंज किया था, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के अंदर ऑर्डर किया था। ठीक, और कुछ एलिमेंट ऐसे थे जिनकी डिस्कवरी नहीं हुई थी, फिर भी उनके बारे में उन्होंने प्रेडिक्शन किया, और जब उनकी डिस्कवरी हुई तो उनका जो प्रेडिक्शन था वो ट्रू था। उन एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी उन्होंने बताई थी और जहां उनका प्लेस बताया था, वहीं पर उनको रखा गया था फ्यूचर के अंदर। तो उन्होंने नेम क्या डिफाइन किया उनका, जैसे स्कैंडियम की जगह खाली छोड़ी थी, उसको मेंडलीव ने एका बोरोन बताया। गैलियम की जगह खाली छोड़ी तो उसके लिए मेंडलीव ने एका एल्यूमिनियम नाम बताया। जर्मेनियम की जगह खाली छोड़ी, उसके लिए मेंडलीव ने एका सिलिकॉन नाम बताया। टेक्नीशियम की जगह खाली छोड़ी, उसके लिए मेंडलीव ने एका मैग्नीज नाम डिस्क्राइब किया था। इसके अलावा मेंडलीव ने और कुछ नहीं बताया था, लेकिन अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कंसेप्ट हम क्या कह देते हैं कि मेंडलीव ने प्रिडिक्ट किया था कि इन फ्यूचर ऐसे एलिमेंट भी डिस्कवर होंगे, इन फ्यूचर ऐसे एलिमेंट भी डिस्कवर होंगे जो कि क्या होंगे, इनर्ट होंगे, जो कि किसी के साथ में रिएक्ट नहीं करेंगे, वो मोर स्टेबल होंगे, और उनको हमें फ्यूचर के अंदर 0th ग्रुप में प्लेस करना पड़ेगा। ठीक, और साथ में उन्होंने कहा कि फ्यूचर के अंदर ऐसे एलिमेंट भी डिस्कवर्ड होंगे जो रेयर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होंगे, रेयर अर्थ मेटल्स हो गए आपके, और रेडियो एक्टिव एलिमेंट होंगे, इस टाइप के एलिमेंट्स होंगे जिसका प्रोडक्शन रेयर होता है, इसलिए उनको रेयर अर्थ मेटल्स बोलते हैं। प्रोडक्शन नेग्लिजिबल अमाउंट के अंदर होता है, हम ये कह सकते हैं, इसलिए रेयर अर्थ मेटल है। और साथ में रेडियो एक्टिव भी होते हैं दूसरे एलिमेंट उन्हीं के ग्रुप के अंदर, जो मैं एफ ब्लॉक की बात कर रहा हूं, तो इसलिए उन्होंने एफ ब्लॉक को अलग से प्लेस किया गया था। मेंडलीव ने कुछ प्लेसमेंट नहीं किया था, उन्होंने सिर्फ उस चीज को प्रिडिक्ट किया था, बाकी मेंडलीव ने ऐसा कोई भी पीरियोडिक टेबल अलग से बना करके नहीं दिया था। ठीक है, मेंडलीव ने सिर्फ ये एक सिंगल पीरियोडिक टेबल बनाया था, जिसमें इस तरह से इस वे के अंदर एलिमेंट को अरेंज किया था, जो कि आपके सामने है, आप इसको देख सकते हो आसानी से। ठीक है, अब ये तो बात हमने किसकी कर ली, लूथर मेयर और मेंडलीव की बात हमने कंप्लीट कर ली है।
इसके बाद जो आपका आता है मेंडलीव के कुछ लिमिटेशंस हैं, ठीक है। तो लिमिटेशंस पे हम बात करेंगे, लेकिन अभी नहीं हो सकता। हम नेक्स्ट वीडियो जो है उस नेक्स्ट वीडियो के अंदर मेंडलीव की लिमिटेशन और जो आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें क्या क्या थोड़ा बहुत चेंजेस आया और उसके क्या लिमिटेशंस है, हम उस पर डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो का आपको वेट करना पड़ेगा फ्राइडे तक, थर्सडे या फिर फ्राइडे तक। थर्सडे या फिर फ्राइडे को हम जो 11th क्लास से रिलेटेड जो वीडियो होगा वो हम अपलोड कर देंगे, और 12th क्लास का जो 12th क्लास से जो रिलेटेड वीडियो होगा वो हम ट्यूसडे या फिर वेडनेसडे, लास्ट वेडनेसडे है लेकिन ट्यूसडे या फिर वेडनेसडे के इन दो दिनों के अंदर अंदर हम 12th क्लास से रिलेटेड जो वीडियो है, जो चैप्टर हम वहां पर पढ़ाएंगे, जो नेक्स्ट वीडियो में आएगा वो हम अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो आप लोगों से इतनी रिक्वेस्ट रहेगी कि भाई अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको इसमें जो पढ़ाया जा रहा है वो आपको समझ में आ रहा है, तो नो डाउट इस वीडियो को शेयर करें, जो जरूरतमंद है उन तक पहुंचाएं। आपको जो डाउट है प्लीज कमेंट करें, ठीक है। डाउट नहीं है तो भी एक एटलीस्ट इतना बताइए कि भाई जो वीडियो है, वीडियो क्वालिटी है, वीडियो वॉइस क्वालिटी है, या फिर जो समझाने की जो जो तरीका है, अगर वो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके उस चीज़ को डिस्क्राइब कीजिए, अपनी भावनाओं को व्यक्त कीजिए, भावनाओं को दबा करके नहीं रखना चाहिए, ठीक है। मैं जाते जाते इतना और कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।